मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको लेखा शास्त्र क्लास 11th पढ़ा रहा हूँ और ये एनसीईआरटी सिलेबस पे आधारित है। मेरे प्यारे बच्चों, हम इससे पहले 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। अब हम तीसरे पार्ट की ओर चल रहे हैं, जो पहले चैप्टर का तीसरा पार्ट है। जिन विद्यार्थियों ने 2 पार्ट नहीं देखे हैं, मैं उन्हें बोलूँगा कि तुरंत वो 2 पार्ट देख लें और उसके बाद इस तीसरे पार्ट की ओर चलें। शुरुआत करते हैं तीसरे पार्ट की, लेखांकन की गुणात्मक विशेषताएं। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं लेखांकन क्या है, लेखांकन का क्या इतिहास रहा है और लेखांकन की क्या प्रकृति रही है। शुरू करते हैं लेखांकन की गुणात्मक विशेषताएं। हम यहाँ इन 4 गुणात्मक विशेषताओं की बात करेंगे: विश्वसनीयता, प्रासंगिकता, बोधगम्यता और तुलनात्मकता। इन चारों विशेषताओं के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब होता है विश्वास, यानी लेखांकन विश्वास पर आधारित है। लिखा हुआ है, सूचनाएं अशुद्धि, व्यक्तिगत आग्रह से मुक्त होनी चाहिए। हम इससे पहले जो वीडियो था उसमें पढ़ रहे थे कि सूचना के उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण योगदान है भविष्य के लिए योजनाएं बनाने में। तो जो भी सूचनाएं तैयार हों वो कैसी हों? अशुद्धि, यानी उनके अंदर किसी प्रकार की अशुद्धि ना हो। वे सूचनाएं जो तैयार की गई हैं वो शुद्ध सूचनाएं हों, व्यक्तिगत आग्रह से मुक्त। कई बार हमारा जो लेखाकार है, हमारा जो अकाउंटेंट है, वो किसी व्यक्ति की बातों में आकर, उस व्यक्ति के द्वारा जो कहा गया है उसमें आकर उन सूचनाओं को क्या करता है? बदल देता है। तो व्यक्तिगत आग्रह से मुक्त होनी चाहिए, उन सूचनाओं में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। वही दर्शाना चाहिए जो अपेक्षित है, जो सूचनाओं के माध्यम से व्यक्ति दिखाना चाहता है, जो हमारा व्यापारी जो प्रदर्शित करना चाहता है, वही उन सूचनाओं में दिखाया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जाना चाहिए। सूचनाएं विश्वास के योग्य होनी चाहिए। सूचनाओं को देखकर कोई भी व्यक्ति जो उन सूचनाओं से कुछ निर्णय लेना चाहता है, उसे उन पर विश्वास हो जाना चाहिए। सूचनाओं में कोई भी किसी भी प्रकार की काट छाट नहीं की जानी चाहिए। उसमें ओवर राइटिंग बार बार उसको लिखा नहीं जाना चाहिए। अगर उनमें किसी प्रकार की अशुद्धि हो गई है तो अशुद्धि सुधार एक हमारी प्रक्रिया है, उसको अपनाकर उन सूचनाओं के अशुद्धियों को दूर किया जाना चाहिए। कभी भी उन सूचनाओं में काट छाट नहीं किया जाना चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं करना चाहिए, अन्यथा उन सूचनाओं को देखकर उन पर विश्वास नहीं होगा। आगे हम चले, प्रासंगिकता। सूचनाएं तभी प्रासंगिक होगी जब ये समय पर उपलब्ध होगी। कहा जाता है जिस व्यक्ति को ऑक्सीजन की आवश्यकता आज है, अगर उससे ऑक्सीजन आज ना मिले तो उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। अगर मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है और मुझे 3 दिन बाद यदि ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या वो ऑक्सीजन मेरे काबिल है, मेरे लायक है, उसकी ज़रूरत मुझे है? नहीं है। तो सूचनाएं तभी प्रासंगिक होगी जब समय पर उपलब्ध हो, पूर्वानुमान लगाने, प्रत्युत्तर देने में होगी। यानी उन सूचनाओं को हम समय पर प्राप्त कर ले और जो पूर्वानुमान भविष्य के लिए हमें अनुमान लगाने, वो अनुमान लगाने में हमारी क्या होंगी? सहायक होंगी। प्रत्युत्तर देने में सहायक होंगी। किसी बात का उत्तर, प्रत्युत्तर का मतलब होता है कि किसी प्रश्न का वापस हमें जवाब देना। उसमें वो सूचनाएं सहायक हैं तभी वो प्रासंगिक, अन्यथा नहीं। सूचना की प्रासंगिकता के लिए इसके उपयोगकर्ताओं के निर्णयों को निम्न द्वारा प्रभावित करना अनिवार्य, यानी वो जो उपयोगकर्ता हैं उनकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए कि उन्हें किस प्रकार की सूचनाओं की जरूरत है। भूतकाल, वर्तमान, प्रेजेंट और भविष्य, फ्यूचर की घटनाओं के परिणामों का पूर्वानुमान लगाने, करने, प्रत्युत्तर देने में सहायक होना। यानी हम उन उपयोगकर्ताओं की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे और देखेंगे कि उन्हें किस प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता है, कि क्या हमने जो सूचनाएं तैयार की है वो उनके भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में जो भी उन्हें निर्णय लेने, उन जो भी प्रत्युत्तर देने, क्या उसमें सहायक है? अगर नहीं है तो प्रासंगिक नहीं है। अगर ये सब काम करने में सहायक है तो प्रासंगिक है। पिछले मूल्यांकन की पुष्टि अथवा उसमें संशोधन करना। हमने जो पिछला मूल्यांकन किया है, हम देखेंगे कि हमारे उपयोगकर्ताओं ने उन सूचनाओं का कहाँ उपयोग
किया था, उसमें क्या क्या हमसे त्रुटि रही है, उस त्रुटि में हमें क्या करना होगा, संशोधन करना होगा। बोधगम्यता, बोधगम्यता से आशय है कि जो लोग निर्णय लेते हैं उन्हें लेखांकन को, सूचनाओं को उसी संबंध में तैयार किया जाता, प्रस्तुत किया गया है जिसमें वो समझना चाहते हैं। यानी सूचनाओं की जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए। बोधगम्यता का मतलब है सरलता, कि जो सूचनाएं हैं वो सूचनाएं कैसी होनी चाहिए, सरलतम भाषा में होनी चाहिए। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ जा रहा है, और मैंने कहा एक व्यक्ति लगातार दौड़ता हुआ जा रहा है, और मैंने ये बात बोली, पढ़े प्यारे बच्चे, पढ़ के देखे क्या लिखा हुआ है। आप लोगों के दिमाग में शायद हो सकता आ रहा हो, रोको मत जाने दो। आप बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, रोको मत जाने दो। मैंने ये कहा नहीं है कि वो दौड़ता हुआ व्यक्ति है तो उसे रोको मत जाने दो, नहीं, मैं ये भी तो कह सकता हूं, रोको मत जाने दो। यानी भाषाएं जो हमने सूचनाएं प्रस्तुत की है वो द्विअर्थी सूचनाएं नहीं होनी चाहिए। सूचनाएं ऐसी हो जिनका एक ही अर्थ निकलता हो, और जो व्यक्ति उन सूचनाओं को समझना चाहता है उन सूचनाओं को आसानी से समझ सके। किसी संदेश की वह विशेषता होती है जो अच्छे अथवा बुरे संदेश में भेद करे। संदेश की बोधगम्यता का आधार है। कोई भी संदेश तभी बोधगम्य होगा जब वो अच्छे और बुरे दोनों संदेशों का अंतर प्रस्तुत कर सकता हो। यानी संदेश में जो अंतर प्रस्तुत करने की कला है वो निहित होनी चाहिए। संदेश को पढ़कर पता लगना चाहिए कि ये अच्छा है या बुरा, वही बोधगम्य है। तुलनात्मकता, सूचना के उपयोगकर्ता साधारण उद्देश्य के लिए प्रस्तुत व्यवसाय के वित्तीय प्रलेखों में प्रदर्शित विभिन्न आयामों की अन्य व्यवसाय इकाइयों से तुलना कर सकें। प्रत्येक व्यापारी संस्था चाहती है कि उसकी जैसी दूसरी कोई संस्था है तो उसकी इस संस्था के खातों से किए गए कार्यों से तुलना की जा सके। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि दो व्यावसायिक संस्थाएं जो हैं वो मेरी संस्था से तुलना कर सके। तो ये सूचनाएं ऐसी होनी चाहिए जो साधारण उद्देश्य के लिए दो इकाइयों में क्या की जा सके, तुलना की जा सके। लेखांकन प्रलेखों की तुलना करने के लिए यह आवश्यक है कि उनका संबंध समान अवधि व समान मापन इकाई और समान प्रारूप में किया गया हो। आप इसे स्टार लगा लें। तुलना तभी संभव होगी जो सूचनाएं हमने प्रस्तुत की है वो समान समय, यानी दोनों संस्थाओं का समय समान हो, उनमें समान मापन इकाई का प्रयोग किया गया हो, और साथ ही साथ उन सूचनाओं को तैयार करने में समान प्रारूप को अपनाया गया हो। अगर ये तीनों चीजें, समान अवधि, समान मापन इकाई और समान प्रारूप, अगर सूचनाओं में हैं तो आपका तुलना करना आसान हो जाएगा। ये थी हमारी विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे लेखांकन की शाखाओं के बारे में। लेखांकन की जो शाखाएं हैं वो तीन प्रकार की है: वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन और प्रबंध लेखांकन। वित्तीय लेखांकन, जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों नाम से पता लग रहा है कि प्रत्येक लेन देन का वित्तीय ब्यौरा रखना, यानी जो भी हमने लेन देन किया है, कौन से लेन देन बताओ, वित्तीय प्रकृति के, आर्थिक घटनाओं से संबंधित उन सभी लेन देनों का ब्यौरा रखने का कार्य वित्तीय लेखांकन में किया जाता है। लागत लेखांकन, लागत किसी वस्तु की क्या कीमत है जानना, खर्चों का विश्लेषण कर लागत निर्धारण करना, यानी कोई भी संस्था जब किसी वस्तु का निर्माण करती है तो उसकी कितनी लागत आने वाली है उसका निर्धारण करने का कार्य लागत लेखांकन के द्वारा किया जाता है। प्रबंध लेखांकन, प्रबंध यानी मैनेजमेंट, और कोई भी व्यावसायिक संस्था जब तक उसका प्रबंध अच्छा नहीं होगा, मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, वो कार्य नहीं कर सकती, सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। तो प्रबंधकों के लिए नीति निर्णय लेना और योजनाएं बनाने का कार्य प्रबंध लेखांकन के द्वारा किया जाता है। तो ये तीनों लेखांकन की वे शाखाएं हैं जो लेखांकन में आवश्यक है। वित्तीय लेखांकन वित्तीय लेन देनों को दर्ज करती है, लागत लेखांकन लागत ज्ञात करती है, और प्रबंध लेखांकन प्रबंधकों के लिए निर्णय लेने और योजना बनाने का कार्य करती है। अब
लेखांकन का उद्देश्य, यानी जो लेखांकन है वो किस उद्देश्य के लिए कार्य करता है। व्यवसायिक लेन देनों का हिसाब रखना। प्रत्येक व्यापारिक संस्था, प्रत्येक लेखापाल, प्रत्येक व्यापारी प्रबंधक अपने लेखांकन क्यों करता है, लेखा क्यों करता है? वो करता है कि व्यवसायिक लेन देनों को, हिसाब को एक जगह लिखा जा सके। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है, इंसान की आदत है भूल जाने की, और भूल जाने से बचने के लिए, भूल को सुधारने के लिए किसी चीज को लिख लिया जाता है। लाभ हानि की गणना। आप सभी जानते हैं 90% संस्थाएं लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करती है। तो जिस उद्देश्य, जिस लाभ कमाने के लिए हमने काम किया है, वो लाभ हमें हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी गणना करने के लिए भी लेखांकन किया जाता है। वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना। प्रत्येक संस्था की वित्तीय स्थिति कैसी है, मैं जो व्यवसायिक संस्था चला रहा हूं वहां मेरे पास कितना वित्त है, कितने रुपए मुझे लेने और कितने रुपए मुझे देने, इसकी जानकारी प्रदर्शित करने के लिए मुझे लेखांकन की आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, जिसके बारे में हमने काफी बार पढ़ा है, उपयोगकर्ताओं को सूचना उपलब्ध करवाना। यानी उपयोगकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भी हम लेखांकन का कार्य करते हैं। तो ये है लेखांकन के उद्देश्य। व्यवसायिक लेन देनों का हिसाब रखना, लाभ अथवा हानि की गणना करना, वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना और उपयोगकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तीसरा पाठ हमारा समाप्त हुआ। आप हमारे साथ बने रहें। अगले पाठ के लिए जल्दी ही आपके लिए लेके आ रहे हैं हम अगला पार्ट 4।